आज का सबसे पहला एजेंडा जिस पर हम खास चर्चा करने वाले हैं, और ये चर्चा है कि क्या जरूरत पड़ी 9 विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिखने की। भ्रष्टाचार के मामलों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ राजनीतिक दलों और नेताओं की सियासी गोलबंदी। इस बीच जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई पूछताछ के लिए पहुंची हुई है। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के परिवार सहित 16 व्यक्तियों को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में समन भेजा है। मामले में आरोपी इन सभी 16 व्यक्तियों को कोर्ट के सामने 15 मार्च को उपस्थित होना है। चारा घोटाला सहित अन्य मामले में लालू यादव अभी बेल पर हैं, लेकिन रेलवे घोटाले में उनके परिवार की जो संलिप्तता है वो उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। 70 के दशक में भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी आंदोलन के जरिए सत्ता में आए थे लालू यादव, और अब खुद भ्रष्टाचार के दलदल में। वहीं अन्ना आंदोलन से जो पार्टी सत्ता में आई, आम आदमी पार्टी, उस पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। 2 मंत्री भी जेल में हैं। सवाल यह कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच पर सवाल उठाकर क्या राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त हो सकते हैं? शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद 9 विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। गोलबंदी की कोशिश है। 9 विपक्षी पार्टियों ने एक मोर्चा बनाकर केंद्रीय एजेंसियों की जांच के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। तो पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक सीबीआई और ईडी के रेड में भ्रष्टाचार के गुलाबी नोटों का पहाड़ हम सभी ने देखा है जो सामने आया है। लेकिन इन विपक्षी नेताओं और पार्टियों की जिद है कि उनके मंत्री तो कट्टर ईमानदार हैं, उनके मंत्री और नेता। कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली में तो सीबीआई की कार्रवाई का समर्थन करती है, लेकिन जब वही कार्रवाई बिहार और महाराष्ट्र में हो तो कहती है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई हो रही है। तो ये जो गोलबंदी है नेताओं की, और इस बीच एक अपडेट आपको दे दें कि मनीष सिसोदिया जो हैं उनको 20 मार्च तक के लिए अब जेल में ही रहना होगा, और उसके बाद फिर उनके जमानत के मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर नेताओं का। तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है। तो ये अरविंद केजरीवाल की कोशिश कि किस तरह से इस मुद्दे पर ये जो कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस पर किस तरह से लोगों को अपने सामने, बाकी विपक्षी दलों को, नेताओं को अपने पक्ष में लिया जाए, यही कोशिश, इसी पर आज हमारी चर्चा है। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं खास मेहमान एडवोकेट सतीश लखेड़ा जी हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं। साथ में डॉक्टर पीयूष जोशी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, और सलमान हैदर साहब हमारे संवाददाता पटना से जुड़ चुके हैं। मैं पहले सलमान हैदर साहब का रुख करता हूं, फिर अपने मेहमानों के पास आऊंगा। सलमान सर, आज पटना में सीबीआई पहुंची है राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री के घर, क्या कुछ अभी तक का अपडेट है? और इस मामले में जो ये रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का ये मामला है, अभी तक इस मामले में क्या अपडेट है सलमान सर? सलमान साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, जरा आप। हाँ लालचंद जी, अब आ गई, फिर से आप बोलिए। हाँ लालचंद, अभी आज सुबह जब ये हुआ कि सीबीआई की टीम 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी देवी का राजकीय आवास है वहां पर पहुंची है, और सीबीआई की टीम ने अनुमति ली बाकायदा, और अभी तक की जो खबर है पूछताछ अभी जारी है। और सीबीआई, जाहिर है कि जो सबका अनुमान भी है और सीबीआई के सूत्रों ने भी बताया है कि ये नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला है, उसी से संबंधित ये पूछताछ है।
तो अभी क्या निकल के आएगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन सीबीआई इस मामले में पूछताछ कर रही है। तेजस्वी यादव भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, परिवार के अन्य सदस्य भी हैं वहां पे। तो अभी तक का मामला ये है जी लालचंद। और ये तो ही आज की कार्रवाई की बात सलमान साहब, लेकिन जरा ये भी बताएं कि जो रेलवे में नौकरी के बदले जो जमीन का मामला है, इसमें जो जांच है, हम जानते हैं कि लालू यादव, उनके परिवार के सदस्य, राबड़ी देवी खुद, मीसा भारती, ये सब इस मामले में फंसे हुए हैं। तो ये जो मामला है जांच के तौर पर, अभी तक ये मामला कहां तक पहुंचा है? देखिए, जांच तो चल ही रही है और अब सीबीआई इस मामले में क्या करती है, चार्जशीट कब तक दायर करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, राउस एवेन्यू कोर्ट जो दिल्ली का है, वहां भी पेशी है 15 मार्च को। तो ये सारा मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जांच चल रही है कुछ मामलों की, कुछ में चार्जशीट दाखिल हुई है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल जो यहाँ राजद है और कार्यकर्ता हैं, उन लोगों में भीड़ इकट्ठी हो गई थी वहां जब सुबह सुबह ये खबर पहुंची, क्योंकि विधानसभा का सेशन भी चल रहा है। तो आज बैठक थी होली से पहले, कल से छुट्टी है होली की। ठीक है। तो वहां भी खबर पहुंची, तो वहां भी राजद के लोगों ने काफी प्रदर्शन वगैरह किया। ठीक, तो स्थितियां हैं अभी। ठीक है। तो ये राजद के जो कार्यकर्ता या विपक्षी कार्यकर्ता या यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं और नेता जो हैं, बड़े नेता प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, ये हम देख रहे हैं। आप रहिएगा हमारे साथ और मैं अब चर्चा की शुरुआत करता हूं अपने दोनों मेहमानों के साथ। आज पहले सतीश लखेड़ा जी के पास ही मैं चलता हूं, उसके बाद पीयूष जी का जवाब लूंगा। और सतीश लखेड़ा जी, आपके पास अब पहले आने का मतलब ये भी था कि अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जहां जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां पर एजेंसियां जो हैं इस तरह से निशाना बना रही हैं। आप बताइए, सबसे पहले इसका जवाब दीजिए, फिर पीयूष जी के पास में जाऊंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा आप अनम्यूट करके सतीश जी। हाँ, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल, अब आ रही है, बोलिए अब। जी, 9 दलों के नेताओं ने पत्र लिखा है कि हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। जी, ये कौन लोग हैं? दिखने में भले ही ये राजनीतिक दल हैं, इसमें केसीआर हैं, जिनकी बेटी का नाम शराब घोटाले में है। फारूक अब्दुल्ला 370 के बाद किसी भी मुद्दे पे सरकार विरोध में रहते ही। ममता बनर्जी के पार्थो चटर्जी आपने देखे हैं किस तरह नोटों के गद्दे वहां मिले और किस तरह उनके भतीजे सीधे सीधे केस में आरोपित हैं। ठीक है। एनसीपी के नेताओं का, उनके तो गृह मंत्री जेल गए, उद्धव ठाकरे के संजय राउत अभी अभी बाहर आए हैं, केजरीवाल जी के दोनों मंत्री जेल में हैं, और इसके बाद तेजस्वी यादव जिनके साथ आज उनकी सरकार है, उसी पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमीन के बदले नौकरी का घोटाला खोला था। और अखिलेश यादव जी के, आजम खान से लेकर दुनिया भर के जो उनके पार्टी के नेताओं पर आरोप लगे। तो ये एक ठगबंधन है। इन लोगों ने जुड़ करके एक मोर्चा बनाया है। आप इस चीज को, आप तो बहुत पारखी नजर रखते हैं, आप ये बताइए, जब राहुल गांधी पे नेशनल हेराल्ड केस था, ये लोग चुप रहे, ये चुप रहे, तो आज कांग्रेस चुप है। मगर अपना लालू प्रसाद के प्रति इनकी निजी मित्रता के नाते अभी प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया है, इसलिए दिखाई दे रहा है कि एक गठबंधन भी बन रहा है। इस गठबंधन से पीड़ित इकट्ठा भी हो रहे हैं अपने को विक्टिम कार्ड खेलते हुए, और ये 24 के लिए एक मोर्चा भी बनाना चाह रहे हैं, जहां सारे छत्रप प्रधानमंत्री की इच्छा लिए हुए हैं। बहरहाल ममता बनर्जी ने कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ये स्वरूप कई रूप में है, मगर आज एक झुंड है जिन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठ के भ्रष्टाचार किया था। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। पीयूष जी, क्या कोशिश है? कोशिश ये है कि जो भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हो रही है, तो अब इधर एक खेमाबंदी की जाए, एक गोलबंदी की जाए ऐसे पार्टियों, ऐसे नेताओं की जो जिनके नेता आरोप में फंसे हुए हैं। क्या ये कोशिश है? इसी कोशिश में अरविंद केजरीवाल अब लगे हुए हैं? सर, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक शेर है, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ठीक है, तो वैसा ही चल रहा है इस देश में। अब सीधी सी बात यह है कि भाई मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के ऊपर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल।
ईडी का कन्विक्शन रेट जो है वो 0.5% है। 0.5% इसलिए है कि जहां पे रियल घोटाले हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो घोटालों में शारदा चिट फंड स्कैम में शामिल रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग जो लुई वर्जन मामले में जो भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक डॉसियर रिलीज किया था, वो लोग शामिल रहे। तो जहां पे रियल घोटाले हो तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ठीक है, तो जो शामिल हो जाते हैं वो तो फिर पूरे क्लीन हो जाते हैं। वो एक कहावत भी चल रही है आजकल, तो बीजेपी वॉशिंग मशीन और बीजेपी डिटर्जेंट पाउडर सबसे ज्यादा सफाई यही देता है। तो जब वो इतने ज्यादा सबसे ज्यादा सफाई ये देता है तो उनके ऊपर तो आप जांच करते नहीं हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कितनी बार जुडिशियल रिमांड सीबीआई ने हेमंत बिस्वा शर्मा की मांगी और कितनी बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद में, और कितनी बार शुभेंदु अधिकारी की मांगी और कितनी बार पूछताछ के लिए सीबीआई या ईडी ने इन दोनों नेताओं के दरवाजे पर दस्तक दी। जबकि ये ओरिजिनल जो घोटाले हैं वहां पे हो चुके हैं। अडानी हिंडनबर्ग की हम बात कर चुके हैं। प्रथम दृष्टया देखें तो पीएमएल एक्ट के तहत मामला बनता है और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट को जांच कमेटी गठित करना पड़ती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की इतनी प्रगाढ़ मित्रता है कि भाई उनके ऊपर तो जांच की नहीं जा सकती। अच्छा, इतना वेरिएशन यदि इंटरनेशनली हो जाए साहब, आप एक चीज समझो, शेयर के प्राइसेस में तो जमाने भर की एजेंसियां यदि यूएस और यूके में होता है आपकी और इतना लॉस ऑफ एक्सचेकर होता। सर मेरी बात बस 1 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा, ज्यादा समय। आपकी कुल मिलाकर के आपत्ति यही है कि आप जो है चुन करके कार्रवाई कर रहे हैं, यही है ना आपका? सिलेक्टिव, मेरा ये कहना है, वेंडेटा तो है ही है। ये तो यदि मतलब अंधा भी होगा तो भी दिख जाएगा उसको। इस पर सतीश जी का मैं जवाब लूंगा, इस पर सतीश जी का जवाब लूंगा मैं। लेकिन हमारे शुरुआत में बोला था सर, एक बात बस इतना बोल रहा हूं कि आपने बोला कि बड़े बड़े नोट के गड्ढे पकड़ाए, तो मैं तो क्योंकि आम आदमी पार्टी का समर्थक हूं तो ये तो आप पैतृक गांव तक सिसोदिया जी के हुआ है साहब, कौन से नोट के गड्ढे पकड़ाए हम भी देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं, हम आप समर्थक का लेबल हटा लें अपने नाम पे। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कुल मिलाकर के जिन्होंने चिट्ठी लिखी है सबके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इस बीच में एजेंसियों ने नोटों के पहाड़ भी पकड़े हैं और आपने भी खुद वो पहाड़ नोटों का देखा होगा। तो हम कुल मिलाकर के ये व्यापक चर्चा कर रहे हैं। पीयूष जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए कोलकाता से। प्रसेनजीत दा, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, आप उन नोटों के पहाड़ के गवाह रहे हैं जिसकी अभी जिक्र कर रहे थे, पीयूष जी भी जिक्र कर रहे थे और हमने तो जिक्र किया ही है। लेकिन ये जो गोलबंदी है, इस गोलबंदी में ममता बनर्जी की जो हाँ ना है, इस हाँ ना को किस तरह से देखा जाए? कभी वो गोलबंदी में शामिल होती हैं, कभी शामिल नहीं होती हैं। दुविधा क्या है ममता बनर्जी की, प्रसेनजीत दा? देखिए लालचंद, मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे हमारी पैनल में जितने सारे लोग हैं ये सब सारे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और फिलहाल पिछले 3-4 दिनों में सोशल मीडिया में राहुल गांधी जी का एक छोटा सा हिस्सा काफी वायरल हो चुका है, जो रायपुर में उन्होंने बताए थे। रायपुर में उन्होंने बताए थे कि हम कश्मीर गए और देखा पहाड़ों के ऊपर और इधर उधर चारों तरफ तिरंगा लहरा है और तिरंगा किसके हाथ पर है? नौजवानों के हाथ पर है। तो मीम ये चल रहा है कि बीजेपी का स्टार कैंपेनर अभी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। यही मीम है। बिल्कुल। तो इसको मैं पकड़ते हुए बताना चाहता हूं कि शायद ये चिट्ठी, ये जो चिट्ठी वैसे 9 पार्टी नहीं 9 नेता है और 8 पार्टी है। तो ये 8 पार्टियों की जो चिट्ठी है, शायद ये बीजेपी का दूसरा सेकेंड लाइन ऑफ स्टार कैंपेनर है जिन्होंने ये बीजेपी के लिए कैंपेन शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा, और ये चिट्ठी उसी का एक नतीजा है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छा आपने जोड़ा। ये स्टार कैंपेनर इन लोगों ने ममता एग्जैक्टली, क्योंकि 2 दिन पहले जिस दिन त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की चुनाव की नतीजा निकल रहे थे, ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर ये कह रही थी कि उनकी एक यहाँ पे काफी करीबी एक लॉयर है जिनका नाम है संजय बोसु, जिसके घर पे ईडी छापे मारे थे। तो उनका ये कहना था उस दिन कि अगर त्रिपुरा में बीजेपी नहीं जीत गई होती तो संजय बोसु को पकड़ लेते। अब मान लीजिए कि एक मामूली सा लॉयर वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ईडी प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन से या होम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन से
त्रिपुरा में अगर बीजेपी नहीं जीतती तो यहां पे संजय बसु को पकड़ लेते और वो नवान्न में बैठ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर कह रही है जी। तो मतलब मेरा दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है कि ये बीजेपी का स्टार कैंपेनर है, ये अपना स्टार कैंपेनर है, या ये सचमुच राजनीति समझते हैं, या राजनीति के नाम पर ये खिलवाड़ करते हैं और सिर्फ नोटों का बंडल कमाने में लगे हुए रहते हैं। लौटूंगा आपके पास और कोशिश करूंगा इस चर्चा को और आगे बढ़ाने की, लेकिन इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं एनडीएमए के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर अभी एक इशू चल रहा है लैंड सब्सिडेंस का, सो क्या उस पे फोकस रहेगा कॉन्फ्रेंस में इसको लेके, जैसे हमने जोशीमठ में भी देखा और कश्मीर में भी देखा? ये जो कार्यक्रम है 10-11 का, इसमें सभी डिजास्टर्स पे और सभी डिजास्टर्स के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। So if you could clarify 10th and 11th, so 10th 4:30 this begins and its inaugural session is open to the media? So yes, the inaugural session starts at 4:30. 4:30 after the inaugural session, after a short break, there will be ministerial roundtable, which is a closed session, which is not open. And along with the ministerial conference, there will be 2 parallel sessions happening simultaneously. मिनिस्ट्रियल सेशन में माननीय गृह मंत्री जी मंत्रियों के साथ मंत्रणा करेंगे और जो टेक्निकल सेशंस हैं वो ओपन रहेंगे। यस गौतम जी प्लीज। सर ये इनॉग्रल सेशन ओपन सेशन है, इनॉग्रल सेशन मीडिया के लिए ओपन है। जी जी सर, ये जो 19 प्री इवेंट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस पे क्या कौन सी स्टेट पे कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट को क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि एंटायर रीजन इज फ्लड एंड अर्थक्वेक प्रोन एरिया? जी, इसमें ये सब जगह किया गया है पूरे देश में। मैं पूरी कॉम्प्रिहेंसिव आपको लिस्ट तो नहीं दे पाऊंगा अभी, लेकिन मसूरी से लेके मुंबई, तिरुवनंतपुरम से लेके गुवाहाटी, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर, नैनीताल, सो सब जगह। और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो गुवाहाटी में जो आयोजन हुआ उसमें इस पर चर्चा हुई। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में रिवर इरोजन की समस्या है, उसके ऊपर एक तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो जो नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज हैं वो भी इसमें अच्छे से समाहित हैं। सर, जो प्रीवियस 2 इवेंट रखे गए थे 2013 और 17 में, तो उनके आउटकम्स क्या क्या आए थे और उसके और अभी जो इवेंट रखा जाएगा उसके आगे चल के हम क्या प्लान कर रहे हैं उसके बारे में? देखिए, जो 2013 में जब पहला सत्र का आयोजन किया गया, उसकी थीम थी मेन स्ट्रीमिंग डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन डेवलपमेंट, और दूसरा सत्र की जो थीम थी उसमें हम कैसे आपदा प्रबंधन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ें, इसके ऊपर चर्चा हुई थी। और उससे जो निकल के आया, उसके बाद से जितने भी हमारे कार्यक्रम बने हैं, जैसे हमने हीट वेव पे काम करना शुरू किया, उसके बाद से करीब उस समय और भी उसमें काम करना शुरू किया। तो मैं डिटेल में आपको सारा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो हमारी अगले 2-3-4 सालों की रणनीति रहेगी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, इस मंथन से जो निकल के आएगा उसमें फीड करेगी। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? Yes, because this is only for the subject only. We have to be focused, ना राहुल? सर, प्राइवेट सेक्टर की किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहेगी इन दोनों दिन के सत्र में? एक तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ये है कि जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, अलग अलग जो तकनीकों का विकास किया गया है, चाहे वो एनालिसिस की तकनीक हो या कंस्ट्रक्शन की तकनीक हो या अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन की तकनीक हो, वो प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। हमने प्रदर्शनी में 100 स्टॉल्स लगाने का निश्चय किया, लेकिन डिमांड इससे भी ज़्यादा है। तो एक तो ये, और दूसरा
जो अलग अलग सत्र हैं, ये सभी सत्रों में हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसको सिर्फ सरकार के लोगों द्वारा संबोधित ना किया जाए। इसमें सरकार के लोग भी रहें, एकेडमिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लोग भी रहें, प्राइवेट सेक्टर के लोग रहें, एनजीओज रहें, प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री के लोग रहें, मैन्युफैक्चरिंग के लोग रहें, सॉफ्टवेयर के लोग रहें। तो ये सबको साथ लेकर के बनाया गया कार्यक्रम है। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे एनडीएमए के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर, यानी कि जो जोखिम है उसको घटाने पर जो तीसरा सत्र है उसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीएमए का था। लौटते हैं अपनी चर्चा पर, और वो चर्चा आज हम कर रहे हैं कि किस तरह से विपक्षी नेताओं ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, 9 नेताओं ने। उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ ये गोलबंदी हो रही है। सतीश जी कुछ सवाल उठाए थे उससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, पीयूष जी ने, उन सवालों पर पहले आपका जवाब लेना चाहूंगा, जो कि पीयूष जी ने कहा कि क्यों ऐसा होता है, कि क्या सिलेक्टिव कार्रवाई होती है। सर स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन, कितनी बार हेमंत बिश्व शर्मा से पूछताछ करी है और कितनी बार शुभेंदु अधिकारी से पूछताछ करी है और कितनी बार जुडिशियल रिमांड की मांग की गई है सीबीआई के और ईडी के द्वारा, ठीक है, जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तब से। सतीश जी जवाब दीजिए। सतीश जी जरा अनम्यूट करके जवाब दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है। आम आदमी पार्टी हो या उनके शुभचिंतक हो या उनके विशेषज्ञ हो जी, एक ही लाइन है उनकी। एक तो सीबीआई ईडी पहले की तरह जिस तरह कांग्रेस कार्यालय से चलती थी वह भाजपा कार्यालय से नहीं चलती। पहली चीज, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, अगर इनका उत्पीड़न हो रहा है इसके लिए माननीय न्यायालय है। सिसोदिया जी भी न्यायालय गए थे। अभी मोदी तेरी कबर खुदेगी पूरे देश ने देखा एयरपोर्ट पे जिस दिन शोरगुल हुआ था, उस दिन अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट गए थे पवन खेड़ा, उनको भी जमानत मिली थी जी। नेशनल हेराल्ड मामले में भी जांचें हुई थी, उसके बाद राहुल गांधी जी, सोनिया जी भी कोर्ट गए थे, जमानत पे हैं। इसलिए इस देश के सिस्टम पे आप भरोसा कीजिए, आप डिरेल मत कीजिए। शराब मंत्री होके आप शिक्षा मंत्री का चेहरा करेंगे कि 18 लाख बच्चे कल स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, कितना बड़ा मजाक। क्या पहली बार मेरी बात आजकल आप कितनी अच्छी चर्चा बीच में बोलते हैं। आज तक कांग्रेस पार्टी ने या आम आदमी पार्टी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जितने जैसे भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, सारी भाव भंगिमा बनाएंगे मगर नहीं कहेंगे कि 2% का 12% क्यों दिया, कौन रिश्तेदार थे, 144 करोड़ क्यों माफ कर दिया, बोलते आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। उनको बात पहले पूरी करने दीजिए। अरे भाई यही दिक्कत है, इन्होंने तय कर रखा है कोई डिबेट नहीं होनी, क्योंकि मुद्दे की जड़ तक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आम आदमी जानना चाहता है, एक 600 रुपए की जो बोतल थी उस पे सरकार को 335 रुपए कमीशन मिलता था, वो 3 रुपए 78 पैसे कर दिया, और 33 रुपए जो व्यापारी का कमीशन था वो 350 से ज्यादा कर दिया। ये मोटा मोटा आपकी आबकारी नीति है। आपने, और फिर दूसरा आरोप, सबसे बड़ा आरोप है, आपने 17-18 दिन के बीच में 15 मोबाइल फोन और 4 सिम बदले। आप जवाब दीजिए क्या जरूरत थी, एक फोन खो गया, 2 फोन खो गए, 15 फोन क्यों बदले? ठीक है, इसी चीज की पड़ताल कर रही है एजेंसियां। स्पेसिफिक दबाव। ठीक है, मैं पीयूष जी आपका नजरिया लूंगा, उससे पहले जरा सलमान साहब के पास चलते हैं। सलमान साहब, एक हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस की क्या दुविधा है कि दिल्ली में जब सीबीआई की कार्रवाई होती है मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन बिहार में जो कार्रवाई हो रही है तो उसको लेकर के कांग्रेस जो है उसका विरोध करती है। तो ये कांग्रेस की दुविधा क्या है? कांग्रेस की दुविधा नहीं है, ये कह सकते हैं कि उसकी राजनीति है अपनी, कि जब अलायंस नहीं है उसका आप पार्टी से और एक तरह से विरोधी खेमे में ही है वो, ना अक्सर वो कहा करते हैं कि भाजपा की नंबर 2 पार्टी है, टीम भी है, और इस वजह से वो शायद विरोध नहीं करते हैं आप पार्टी का। और चूंकि यहाँ महागठबंधन है और साथ में है तेजस्वी, नया गठबंधन है और कुछ दिन देना ही है, तो इसलिए फिलहाल लालचंद में आपको एक नई खबर देता हूं। सीबीआई अब राबड़ी देवी उनके घर से जा चुकी है, उसने अपनी पूछताछ
पूरी कर ली है। और इस मामले पर अभी बाइट भी हम आपको भेजेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीबीआई को बार बार आने की क्या जरूरत है, वो अपना कार्यालय यही बना ले। अच्छा, ये उन्होंने कहा है उन्होंने। और फिर ये कहा कि हमें ही बुला लिया करे, इतना बार बार कष्ट करने की क्या जरूरत है, और कार्यालय ही यहाँ बना ले। तो ये खबर मुझे देनी थी आपको। ठीक है, आपने जो अपडेट दिया उससे भी एक बात निकल करके आती है कि सड़क पर विरोध करना हो, चिट्ठी लिखना हो, हर चीज में एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं उसके विरोध के लिए गोलबंदी हो रही है। प्रसेनजीत दा, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि ये जो विपक्षी दलों की ये कोशिश है कि चाहे गिरफ्तारी पर सड़क, आजकल तो ये भी हम देखते हैं जब नेता गिरफ्तार होते हैं तो बड़े शान से गिरफ्तारी देते हैं, लाव लश्कर सजा करके गिरफ्तारी देते हैं, और उसके बाद जो ये कोशिश होती है चिट्ठी लिख करके और दबाव बनाने की, क्या ऐसा प्रसेनजीत दा आपने लंबे समय तक राजनीति को देखी है, क्या ऐसा लग रहा है कि पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है लेकिन उसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं? देखिए, जैसे सतीश जी कह रहे थे कि पवन खेरा जी को जो पकड़ा गया था उनको कोर्ट के सामने बेल मिल गया, जमानत मिल गया। तो ऐसा तो नहीं है कि जो जुडिशियरी है वो काम पर नहीं है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, वो किरण रिजिजू के घर से या ऑफिस से काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। जो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ये अभी बात मैं सुन रहा था, तो क्या इन्होंने, जिन लोगों ने ये सब बात कह रहे थे, को क्यों नहीं अदालत में जाके शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ या सीबीआई के खिलाफ या ईडी के खिलाफ ये आरजी नहीं लगा देता है कि आप शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? वो करते नहीं है। लेकिन जब हम लोग टीवी डिबेट करते हैं वहां पे आरोप लगाते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, आप जानते हैं हमारे यहाँ पे अनुव्रत मंडल बोल के एक तृणमूल की काफी बड़ा चौड़ा नेता पिछले कई महीनों से अटका हुआ है, और ईडी उनको दिल्ली ले जाने की कोशिश कर रहे थे। और ये कोशिश में जिस तरह से एक मामूली सा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिन सज्जनों ने आपके सामने ये सब बात कह रहे थे, मैं उनको पूछना चाहता हूं, एक मामूली सा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिस तरह की वकीलों को उन्होंने लोअर कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट तक, राउज एवेन्यू कोर्ट तक लगाया है, उन लोगों की एक दिन का अपीयरेंस की फीस क्या है? और एक मामूली सा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास इतना पैसा दिल्ली जाने से अपने आप को रोकने के लिए कहां से आता है? और इसके खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई हो जाता है ईडी सीबीआई का, तो आप चिट्ठी लिखो, चिट्ठी आपका लिखने का पूरी अधिकार है, आपके पास पेन और पेपर है, आप चिट्ठी लिखो, कोई नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बीजेपी का सेकंड राउंड ऑफ जो कैंपेन है वो शुरू कर दिया। आपने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को जोड़ा है, राहुल गांधी के मेमे से लेकर के और इन चीजों को। आ रहा हूं पीयूष जी, आ रहा हूं। उसके पहले सतीश जी भी कुछ बात रखना चाहते थे, उनकी बात ले लेते हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं। सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था जो ये 24 को लेकर एक गठबंधन बनाने की दुविधा में भी चल रहे हैं, अपना अस्तित्व भी बचा रहे हैं, और अपनी जांच जो चल रही है उसमें विक्टिम कार्ड खेल के इसके राजनीतिक मुद्दा देना चाह रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्टों के साथ केरल में विरोध में है, वहां हर मुद्दे पे वो आमने सामने रहते हैं। अगर त्रिपुरा के किसी वामपंथी पे कोई पीड़ा होगी तो चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे हुए, वहां उस तरह की उनका रिश्ता है। तो इसलिए विपक्ष अपनी स्थितियां स्पष्ट बंगाल में भी सतीश जी, बंगाल में भी सागर दिघी वाला बाइपोल में इन दोनों ने एक साथ लड़े थे और दोनों ही अपना गुलाल उड़ाकर सेलिब्रेट किए थे वहां पे कांग्रेस कैंडिडेट जीतने का। नहीं, बहुत शानदार जानकारी दी आपने। और इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले तक जिस तरह तृणमूल और कांग्रेस आपस में बहुत अच्छे थे, या आम आदमी पार्टी और इनका आपस में था, मगर नेशनल हेराल्ड के बाद जिस तरह दूरियां हुई हैं, तो एक अलग किस्म का कई इच्छाधारी प्रधानमंत्री के इस देश में उगाए हैं। तो पीयूष जी का जवाब ले लेते हैं। पीयूष जी बताइए। देखिए, मेरा सिर्फ बाकी सब चीजों पर अलग अलग नजरिया होता है, लेकिन चिट्ठी लिखने वक्त सब एक हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जो दूसरे एवेन्यू की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लाइन के स्टार कैंपेनर्स
9 दलों के मुख्यमंत्री हो, तो प्रसेनजीत दा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो हमारी कोई आवश्यकता नहीं है करने की। उन्होंने जिस प्रकार से एक तरफा रिपोर्टिंग की है तो साफ ही सामने आ रहा है कि वो बात एक तरफा रिपोर्टिंग की नहीं है, बात एक तरफा रिपोर्ट, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं, ये आरोप जो है, ये आरोप लगाना आसान है, आरोप लगाना आसान है सर। आप रिपोर्टिंग देख लो साहब, क्या बात कर रहे हो, आरोप लगाना आसान है पीयूष जी, लेकिन पानी जैसा साफ है सर, लेकिन तथ्य को आप नहीं झुठला सकते, तथ्य को नहीं झुठला सकते। चलिए तथ्यों के ऊपर बात करते हैं। सतीश जी ने इतनी बार डिबेट करी कि क्यों हुआ, क्या हुआ, फिक्स लाइसेंसिंग से लेके एलजी का इलीगल इंटरवेंशन से लेके जिसकी वजह से नंबर ऑफ बैंड, ये देखिए इलीगल इंटरवेंशन, ये जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरवेंशन है, एलजी का जो इंटरवेंशन है, पुलिस लैंड अदालत है ना, के अलावा अदालत है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णय, जब तक नया निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है तब तक तो पुराने निर्णय के हिसाब से ही चलेंगे ना। तो पुराने निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके हिसाब से ये लीगल इंटरवेंशन है। तो वो सब चीजों पे हम डिबेट कर चुके हैं, सब चीजों की बात हर बार जवाब दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी के आप समर्थक हैं पीयूष जी। मैं एक बात बोल करके बहस को खत्म करता हूं, हम लोग फिर मिलते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, लेकिन एक बात बोल करके मैं जरूर ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के समर्थक होने के नाते अभी आपको आरोप लगाना नहीं बल्कि आरोपों का जवाब देना है, क्योंकि आरोपों से घिरी हुई पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक स्तर पे भी हो रहा है और अदालती स्तर पे भी हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी जुड़ने के लिए, सतीश जी जुड़ने के लिए, और साथ में प्रसेनजीत दा और सलमान साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ये हमारी चर्चा थी कि किस तरह से गोलबंदी हो रही है, तमाम मतभेद भी हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ गोलबंदी है।